हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मास्टर रिएक्शन की सीक्वेंस में आज हम लोग दूसरी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन का क्या कंसेप्ट है, मैकेनिज्म क्या है और इसके क्या फीचर्स हैं। लाइक एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप एक्चुअली जा करके बेंजीन रिंग से जुड़ता है। यहाँ पे जो कैटलिस्ट है आपका वही है सेम AlCl3 और जो एसाइलेटिंग एजेंट है वो RCOCl ले सकते हैं हम। RCOCl के अलावा हम लोग एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, RCO whole twice O in presence of AlCl3, राइट। जैसे हम एसाइलियम आयन के बनने की बात करें तो कुछ इस प्रकार से रिएक्शन होगी। अगेन द सेम थिंग, AlCl3 का एल्यूमिनियम क्योंकि एक लुईस एसिड है, क्लोरीन के लोन पेयर को एक्सेप्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो इस तरह का सिचुएशन आएगा AlCl4 माइनस प्लस RC डबल बॉन्ड O प्लस, राइट। ये एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आयन है जहां पे सभी एटम के ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का रीअरेंजमेंट की गुंजाइश नहीं है। मतलब जैसा कि अल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट हो जाता था कार्बोनियम आयन का, यहाँ पे ऑलरेडी ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एसाइलियम आयन है। अगले स्टेप में एज यूजुअल जो होता था कि एसाइलियम आयन आएगा RC ट्रिपल बॉन्ड O प्लस एंड बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको अपनी तरफ पुल करेगा। अगेन सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा जैसा कि यूजुअली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में होता है। एंड देन अगले स्टेप में वही जो अपना बेस है AlCl4 माइनस, ये एक प्रोटॉन यहां से उखाड़ के इसको वापस से रीएरोमेटाइज कर देगा, right. This is how acyl benzene is actually formed. It looks like कि acyl benzene बन गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इशू ये है कि इसमें फर्दर, क्योंकि मेरे पास AlCl3 अभी भी मौजूद है सिस्टम के अंदर, यहाँ से AlCl3 निकला है। AlCl3 एक्चुअली इसके लोन पेयर से कॉम्प्लेक्स बना लेता है, मतलब ऐसे देखा जाए तो प्रोडक्ट बन गया है, लेकिन क्योंकि हमारे पास लुईस एसिड और लुईस बेस दोनों सिस्टम के अंदर मौजूद है, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि AlCl3 से फर्दर रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना ले कुछ इस प्रकार का C डबल बॉन्ड O AlCl3 माइनस प्लस R, और जब इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तब फाइनली जा करके मुझे एसाइल बेंजीन फ्री फॉर्म में मिलता है AlOH होल थ्राइस के साथ, प्रेसिपिटेट के साथ। कहने का मतलब ये है कि जो एसाइलेशन रिएक्शंस है ना, उसमें आप देख सकते हैं कैटलिस्ट की ज़्यादा मात्रा कंज्यूम हो जाती है। इन एल्काइलेशन केवल एक स्टेप में AlCl3 आता है, कार्बोनियम आयन बनाया, उसके बाद कैटलिस्ट का काम खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे एक AlCl3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट भी बनाता है, इसलिए एसाइलेशन रिएक्शंस के अंदर मोर कैटालिटिक क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड बिकॉज वन कैटलिस्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रेसिपिटेट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से एसाइलेशन रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। आइए इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जान लेते हैं कि ये एल्काइलेशन से डिफरेंट कैसे है और इसका क्या यूसेज है, क्या एप्लीकेशन। जैसा कि हमने देखा यहाँ पे एसाइलियम आयन ऑलरेडी एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इंटरमीडिएट है, इसमें किसी भी प्रकार का फर्दर रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं है। तो पहली बात तो नो रीअरेंजमेंट, एज एसाइलियम आयन is a resonance stabilized cation. नंबर 2, क्योंकि एसाइल बेंजीन के अंदर जो एसाइल ग्रुप लगा हुआ है, दैट एसाइल ग्रुप इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से फर्दर एसाइलेशन उन्हीं कंडीशंस में पॉसिबल नहीं है जो कि पॉली अल्काइलेशन के अंदर ये प्रॉब्लम होती थी। तो नो पॉलीएसाइलेशन, क्योंकि हमारा जो एसाइल ग्रुप है बेसिकली ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से फर्दर रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एसाइलेटिंग एजेंट में ना केवल एसिड हैलाइड यूज कर सकते हैं, एसिड एनहाइड्राइड भी यूज करते हैं। तो व्हेन एसिड एनहाइड्राइड इज यूज्ड,
is used as acylating agent, एक एसिड मॉलिक्यूल भी हमें मिलता है, one acid molecule will also be formed, मतलब क्या हो बच्चों, लाइक अगर मेरे पास एसिड एनहाइड्राइड है कुछ इस तरह से, अगर मैं इसका AlCl3 से रिएक्शन कराऊंगा तो वंस अगेन यहाँ से कॉम्प्लेक्स बनने के बाद सिचुएशन कुछ इस प्रकार से होती है, RC डबल बॉन्ड O AlCl3 प्लस माइनस C डबल बॉन्ड OR। अब जब यहाँ से एसाइलियम आयन बनता है ये बॉन्ड ब्रेक होकर के, तो आपका RC डबल बॉन्ड O AlCl3 ये मॉलिक्यूल भी साथ साथ बनेगा, राइट। तो ये जो मॉलिक्यूल बनेगा ये फर्दर जब बेस की तरह यहाँ से एसाइलियम आयन निकल गया, RCO प्लस आ गया, ये जाकर के जब एरोमेटिक रिंग पे अटैक करेगा और जब रीएरोमेटाइजेशन की प्रोसेस होती है ये बेस की तरह काम करता है, तो यहाँ पे जब आप H प्लस दोगे आप बेंजीन से, बेंजीन का जब H आप ले करके ये जो आपका इंटरमीडिएट हुआ करता था ये वाला, यहाँ से जब आपका ये एनायन इस H प्लस को लेगा तो आई कैन गेट वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड ऑल्सो, राइट। यहाँ से एसिड बन जाएगा प्लस AlCl3 मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ऑलराइट। तो इस तरह से मॉलिक्यूल के अंदर एसाइलेशन कराते वक्त अगर हम एसिड एनहाइड्राइड यूज करते हैं तो एसिड एनहाइड्राइड यूज करने की सिचुएशन में एक एसिड मॉलिक्यूल और बनेगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं एसाइलेशन के, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एसाइलेशन रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू फॉर्म नॉर्मल एल्काइल बेंजीन। कैसे? Acylation reaction can be used to prepare normal alkyl benzene। कैसे? जैसे मान लो आपको नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन बनाना है, राइट। अब यहाँ पे नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन बनाने के लिए 3 कार्बन की नॉर्मल चेन लाने के लिए मैं 3 कार्बन डायरेक्टली अगर आप एल्काइलेशन कराने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा। तो इसमें करते क्या है, सबसे पहले एसाइलेशन कराएंगे, डिजायर्ड नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एसाइल ग्रुप लेंगे। जैसे मुझे 3 कार्बन चाहिए तो मैंने इस तरह का एक ये कंपाउंड ले लिया AlCl3। तो अब यहाँ पे मुझे एसाइल बेंजीन मिल गया, this CH2CH3। अब आप इसके आगे जो रिएक्शन है, कन्वर्जन रिएक्शन है, यहाँ पे हम लोग क्लेमेंसन्स रिडक्शन या वुल्फ-किस्लर रिडक्शन से जा सकते हैं, जो CO ग्रुप को एग्जैक्टली CH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। डिपेंडिंग कि ये एसिड सेंसिटिव कंपाउंड है या बेस सेंसिटिव कंपाउंड है, वन कैन यूज क्लेमेंसन्स रिडक्शन या वुल्फ-किस्लर रिडक्शन। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्लेमेंसन्स रिडक्शन यूज कर रहा हूँ, जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट HCl। दिस इज कॉल्ड क्लेमेंसन्स रिडक्शन, आप लोग जानते होंगे। क्लेमेंसन्स रिडक्शन बेसिकली इस ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो अब देखो आप नॉर्मल एल्काइल बेंजीन बन गया। तो इस तरह से जिस तरह का आपको अनअरेंज्ड कार्बोकेटायन अनअरेंज्ड कार्बन की चेन कंटेनिंग एल्काइल बेंजीन बनाना है तो अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बेंजीन से मुझे ये कंपाउंड बनाना है। अब इसमें अगर आप एल्काइलेशन प्रोसेस से जाते हैं तो इसमें रीअरेंजमेंट होकर एग्जैक्टली ये कंपाउंड आपको नहीं मिल सकता एल्काइलेशन मेथड से। तो क्या करेंगे, एसाइलेशन कराने की कोशिश करेंगे, एक बार फिर से एसाइलेशन कराने की कोशिश करेंगे। तो एसाइलेशन कराएंगे तो किस तरह से एसाइलेशन हेल्प करेगा इस प्रोडक्ट को बनाने में या हेल्प नहीं कर पाएगा, ये भी देख लेते हैं। लाइक हमारे दिमाग में क्या है कि हम यहाँ पे ये कंपाउंड ले लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये ले लिया तो पहले एसाइलेशन होगा, उसके बाद क्लेमेंसन्स रिडक्शन करा के बना सकते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। यू विल नॉट गेट दिस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। होगा क्या बच्चों, जब आप इसका AlCl3 से रिएक्शन कराओगे ना तो आपको ये कार्बोकेटायन मिला,
एसाइलियम, राइट। ये अब इससे पहले कि ये बेंजीन में रिएक्ट करे ये डिकम्पोज हो जाता है, यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल के ये टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन में डिकम्पोज हो जाएगा और अब ये बेंजीन से रिएक्ट करके आपको बना लेगा टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हमें चाहिए था क्या, हमें क्या मिल गया? तो कहने का मतलब है ये जो एग्जैक्ट प्रोडक्ट है बेंजीन के थ्रू हम नहीं बना सकते वाया फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। हाँ, अब सवाल ये है क्योंकि देखो ये जो कार्बोकेटायन है बल्कि स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बोकेटायन है, ये इसका रिएक्शन स्लो होगा। इसके अलावा बेंजीन में कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप भी ऐसा नहीं लगा है जो इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा दे और ये रिएक्शन डिकम्पोज होने से पहले हो जाएगा। तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, एंट्रोपी सपोर्टेड रिएक्शन भी है, गैस का निकलना एंट्रोपी सपोर्ट करता है और एक स्टेबल कार्बोनियम आयन हमें मिल रहा है। तो बेसिकली हमें एसाइलेशन की बजाय एल्काइलेशन प्रोडक्ट मिलेगा। हाँ, वो बात और है कि अगर मैं बेंजीन की बजाय एनिसोल ले लूँ, OMe ले लूँ, तो इसमें रिएक्टिविटी बढ़ जाती है इस बेंजीन की। और अब अगर मुझे इसी प्रकार से एसाइलेशन कराना है CH3 COCl, तो यहाँ से मैं एसाइलेशन जरूर करा सकता हूँ, लेकिन स्टिल हमें वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए था, राइट। बट हाँ, एसाइलेशन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपका जो रिएक्टेंट है दैट कंटेन एक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से इससे पहले कि ये एसाइलियम आयन ब्रेक डाउन हो जाए रिएक्शन होकर के प्रोडक्ट बन जाता है, राइट। तो इस तरह से कभी कभी अनयूजुअल कंपाउंड्स या अनयूजुअल रिजल्ट हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस में देखने को मिलती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन ना केवल एसिड हैलाइड की प्रेजेंस में करा सकते हैं, एसिड एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में भी करा सकते हैं। इसके अलावा फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कैन आल्सो बी कैरीड आउट in presence of RCOOH and concentrate H2SO4 या RCOOH and concentrate H3PO4 और पॉलीफॉस्फोरिक एसिड जो शॉर्ट में हम लोग PPA लिखते हैं, राइट। इसकी प्रेजेंस में भी आप एसाइलियम आयन बना सकते हैं, ऑलराइट। ये कंपाउंड, ठीक है। तो एसाइलेशन के हमने बहुत सारे रिएजेंट आपको बता दिए, एटलीस्ट 4 तो हमने बताएंगे, RCOCl, एनहाइड्राइड and acid plus concentrate H2SO4, acid plus concentrate H3PO4, alright। इसके अलावा कभी कभी कुछ इस प्रकार का रिएक्शन भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन पे बेस्ड। लाइक अगर मैं इस कंपाउंड का रिएक्शन सक्सिनिक एनहाइड्राइड से करा दूं, सक्सिनिक एनहाइड्राइड CH2 C+O, ये अब इसमें क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, जैसा आप लोग जानते हो फ्रीडल-क्राफ्ट, पहले तो इंटरमॉलिक्यूलर फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन हुआ, अब यहाँ एक मॉलिक्यूल का एसिड का बन गया। अब यहाँ से आप चाहो तो इनका साइक्लाइजेशन करके एक यूनिक कंपाउंड बना सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट HCl यानी क्लेमेंसन्स रिडक्शन करा दूं, तो आपका जो CO ग्रुप है वो रिड्यूस हो जाएगा CH2 ग्रुप में, राइट, CH2 ग्रुप में। अब अगर मैं इसका कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दूं या पॉलीफॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दूं, तो इंट्रामॉलिक्यूलर एसाइलेशन रिएक्शन हो जाएगा बच्चों। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे एसाइलियम आयन बनेगा और यहाँ पे अटैक कर देगा। इस स्टेप को आप चाहते तो 2 स्टेप में भी कर सकते थे। सबसे पहले इसको एसिड हैलाइड में कन्वर्ट कर लेते, फिर AlCl3 की प्रेजेंस में एसाइलेशन करा सकते थे, राइट। अब आप देखो, अगर मैं फिर से इसका क्लेमेंसन्स रिडक्शन करा दूं, क्लेमेंसन्स रिडक्शन, दिस इज क्लेमेंसन्स रिडक्शन, तो आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा, राइट। और अगर मैं आपका एरोमेटाइजेशन करा दूं, सेलेनियम की प्रेजेंस में हीट कर दिया, पैलेडियम की प्रेजेंस में हीट कर दिया, तो डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा इस कंपाउंड का एंड आपको एक बहुत यूनिक कंपाउंड मिल गया। दिस इज अ मेथड हाउ टू कन्वर्ट बेंजीन इनटू नेफ्थलीन। ठीक है बच्चों, बेंजीन को नेफ्थलीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यदि आपको बेंजीन को कन्वर्ट करना हो एंथ्रासीन में, फिनाइलफ्रीन में, तो यही इन्हीं में से कोई प्रोसेस एसाइलेशन की यूज करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि अगर मुझे बेंजीन को
फिनैल्फ्रीन में कन्वर्ट करना हो या बेंजीन को एंथ्रासीन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करें। आप लोग चाहो तो अपने जो स्टेप्स हैं 1 2 3 करके उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, राइट, सो दैट वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन कि आपने एकदम करेक्ट मेथड फॉलो किया है या नहीं। ऑलराइट गाइस, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन से रिलेटेड एग्जांपल्स थे, उसकी मैकेनिज्म थी। हालांकि हमारे पास टाइम का लिमिटेशन है, नहीं तो हम बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे एप्लीकेशंस इस रिएक्शन पे ले सकते हैं। आप लोग क्वेश्चंस ट्राई कीजिए और इसमें इस रिएक्शन की कंसेप्ट को मजबूत कीजिए, ठीक है बच्चों। और फिर से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे रिवीजन क्लासेस, वन शॉट रिवीजन क्लासेस, डिफरेंट इम्पॉर्टेंट कोर्सेस अनअकैडमी पे चल रहे हैं। जहाँ जहाँ भी आपको ज़रूरत हो, जहाँ जहाँ भी आपको कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं हो, कंसेप्ट आपका वीक हो, तो उन चैप्टर्स को, उन कोर्सेज को ऑप्ट करके या उन स्पेशल क्लासेस को जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, जिसके लिए आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, वो हमारी स्पेशल क्लासेस भी देख करके आप अपनी कंसेप्ट को स्ट्रेंथ दे सकते हैं, साथ साथ आईआईटी की एक बहुत मजबूत तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, ओके, बाय बाय, सी यू, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द